गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 75 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का फ्लोएम ट्रांसलोकेशन आज हम डिस्कस करेंगे। फूड ट्रांसलोकेशन, इसका बेसिक आपने स्टडी पहले किया था। जो एरियल पार्ट्स हैं प्लांट के, एरियल पार्ट्स लीव्स स्पेसिफिकली जो सोर्स हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं, उन ऑर्गन से स्टोरेज ऑर्गन्स तक या नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स तक फूड मटेरियल का ट्रांसफर होना फूड ट्रांसलोकेशन या फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में काउंट होता है। क्लियर? तो जो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है, इसको हम पढ़ सकते हैं या इसको एक्सप्लेन किया जाता है थ्रू द मास फ्लो हाइपोथेसिस। इट इज द मास फ्लो हाइपोथेसिस। और स्टूडेंट्स देखिए, एक कंफ्यूजन यहां रहता है, मास फ्लो हाइपोथेसिस इसके लिए लिखा गया, वी कैन स्टडी और ऑब्जर्व द फूड ट्रांसलोकेशन और फ्लोएम ट्रांसलोकेशन थ्रू दिस मास फ्लो हाइपोथेसिस। इट मीन्स it is not only for the phloem translocation, this mass flow is also applicable for the xylem translocation। ठीक है, mass flow hypothesis जो है वो मुंच एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज की, proposed by मुंच। ठीक है, इन्होंने ये प्रपोज की, और आप एक बात ये क्लियर रखें कि मुंच ने ये मास फ्लो हाइपोथेसिस प्रपोज की जिससे हम फ्लोएम ट्रांसलोकेशन या फूड ट्रांसलोकेशन स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो जाइलम के थ्रू होने वाला ट्रांसलोकेशन है, इससे पहले जो आपने पढ़ा असेंट ऑफ सेप, दैट इज आल्सो अकर्स थ्रू, या आप कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मास फ्लो। फर्क ये है कि यहाँ का जो प्रोसेस है उसको मास फ्लो हाइपोथेसिस के थ्रू आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या है। आप ये कहेंगे दिस इज द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम सोर्स टू सिंक। Translocation of food material from source to sink। अब ये जो सिंक है ये बेसिकली स्टोरेज रीजन है, स्टोरेज रीजन। और इसके अलावा आप कह सकते हैं मैनी टाइम्स the non-photosynthetic organs or parts also act as the sink। तो हम ये कहेंगे साथ में non-photosynthetic organs और जो parts हैं। सोर्स की बात अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ करें तो सोर्स आप कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक लीव्स। जो फोटोसिंथेटिक लीव्स हैं ये यहाँ सोर्स की तरह एक्ट करती हैं, और इन फोटोसिंथेटिक लीव्स से या फिर सोर्स से सिंक की तरफ फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, जो फूड ट्रांसलोकेशन और फ्लोएम ट्रांसलोकेशन है इसके लिए पहले ही आप पढ़ चुके हैं। दिस इज द बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल फ्लो। एग्जाम में स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बाई डायरेक्शनल और आप ये कह सकते हैं ये क्या हुआ, मल्टी डायरेक्शनल फ्लो। बाई डायरेक्शनल फ्लो और द मल्टी डायरेक्शनल फ्लो। तो ये बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल फ्लो कैसे होता है, तो इसके लिए आपने डिस्कस किया था कि प्लांट में देखिए क्या है कि सिंक जो है वो वेरिएबल होते हैं, और ये जो सिंक वेरिएबिलिटी है ये हम एक एग्जाम्पल से भी डिस्कस कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के चैप्टर में एक रेफरेंस आपको दिया गया है। इफ यू वांट टू सी द हेल्दी रूट नोड्यूल्स, हेल्दी रूट नोड्यूल्स अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ठीक है, लेग्यूम प्लांट्स में बनती हैं ये। आप टारगेट बैच के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये बेसिक सब आइडिया हैं, इसलिए मैं पहले भी डिस्कस कर सकता हूँ। ये जो लेग्यूम प्लांट्स हैं, इन लेग्यूम प्लांट्स में रूट नोड्यूल्स बनती हैं, और रूट नोड्यूल्स आपको पता है साइट ऑफ द N2 फिक्सेशन, साइट ऑफ N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये साइट है। क्लियर? अब ये जो N2 फिक्सेशन का साइट रूट नोड्यूल्स हैं, इन रूट नोड्यूल्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, एन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं, जिनको जाइलम के थ्रू ट्रांसलोकेशन में ले जाया जाता है। जाइलम के थ्रू ट्रांसलोकेशन में जाते हैं, लेकिन यहां मैं फ्लोएम के साथ इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि सोर्स सिंक का जो रिलेशनशिप है उसकी बात हम कर रहे हैं। ये बात आप जरूर ध्यान रखें, प्लांट्स में ऑलवेज जो ट्रांसलोकेशन फूड मटेरियल का होगा, दैट ट्रांसलोकेशन ऑलवेज अकर्स फ्रॉम सोर्स टू द सिंक।
सोर्स से सिंक की तरफ ही ट्रांसलोकेशन ऑलवेज स्टूडेंट्स परफॉर्म करवाया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां सोर्स से सिंक की तरफ जो ट्रांसलोकेशन हम देखते हैं उसमें हम कहते हैं सिंक वेरिएबल होते हैं। तो देखो रेफरेंस आपके पास ये है कि अगर आप लेग्यूम प्लांट्स में हेल्दी रूट नोड्यूल ऑब्जर्व करना चाहते हैं, अपरूट द प्लांट, एनसीईआरटी लिखती है अपरूट द प्लांट बिफोर फ्लॉवरिंग, uproot the plant before flowering, और बिफोर फ्लोरिंग अगर आप प्लांट को अपरूट करेंगे तो ही आप क्या देख पाएंगे, हेल्दी रूट नोड्यूल्स। ये अपने आप में एक एविडेंस है आपके पास, एग्जांपल है इस बात का कि प्लांट में जो सिंक है वो वेरिएबल होते हैं। कैसे, देखिए लेग्यूम प्लांट में जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की एक्टिविटी हो रही है, क्लियर, आप उसको फ्लोरिंग से पहले अपरूट करते हैं तो आप वहां हेल्दी रूट नोड्यूल्स देख पाएंगे। इसका बेसिक रीजन ये है कि प्लांट में फ्लोरिंग से पहले जो एरियल पार्ट्स थे उसमें ग्रोइंग रीजन्स के नंबर कम थे। बेसिकली द नंबर ऑफ ग्रोइंग रीजन्स विल बी लेस जस्ट बिफोर द फ्लोरिंग। जैसे ही प्लांट में फ्लोरिंग शुरू हो गई तो आप कहेंगे ऑब्वियस है वहां ग्रोइंग रीजन्स एरियल पार्ट्स में बढ़ेंगे, तो नियर बाई ग्रोइंग रीजन्स को फूड मटेरियल सप्लाई करने की सोर्स की अपनी टेंडेंसी होती है। फ्लोरिंग प्रोसेस से पहले वो फूड मटेरियल मैक्सिमली ट्रांसफर किसको कर रहा था, रूट्स को, और रूट्स में क्या प्रेजेंट थी, नोड्यूल थी। तो आप कहेंगे फ्लोरिंग प्रोसेस से ठीक पहले एरियल पार्ट से रूट्स को फूड मटेरियल सप्लाई हो रहा था और रूट्स में बनने वाले जो नोड्यूल थे वो हेल्दी थे, स्पिरिकल जो स्ट्रक्चर बनती है वहां वो बड़े साइज की थी। लेकिन जैसे ही फ्लोरिंग प्रोसेस शुरू हुई तो फ्लोरिंग प्रोसेस शुरू होते ही आप ये कह सकते हैं चारों तरफ एरियल पार्ट्स जो हैं उनमें नए ग्रोइंग रीजन्स बनने लगे, और ये जितने ग्रोइंग रीजन्स बढ़ेंगे उतने ही आप ये कह सकते हैं टेम्परेरी सिंक बढ़ेंगे। प्लांट में जितने ग्रोइंग रीजन बढ़ेंगे या न्यूली फॉर्म्ड ग्रोइंग रीजन बढ़ेंगे उतने ही टेम्परेरी सिंक बढ़ेंगे, और इन टेम्परेरी सिंक के बढ़ने से फूड मटेरियल की सप्लाई जो मल्टी डायरेक्शनल होती है वो अब रूट्स जो बेसिक सिंक है या जो मेन सिंक है उसकी तरफ आना कम हो जाएगी। ऑब्वियस है एक टाइम पीरियड के बाद रूट नोड्यूल शॉर्ट होने लगेंगे, रूट नोड्यूल्स का साइज रिड्यूस होने लगेगा। तो आप रिप्रोडक्टिव फेज के बाद या जैसे प्रोडक्टिविटी लेग्यूम प्लांट्स में आ जाती है उसके बाद अगर आप लेग्यूम प्लांट को अपरूट करके देखें तो ऐसी कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि वहां रूट नोड्यूल्स का साइज काफी कम हो गया है या फिर रूट नोड्यूल्स आपको दिखाई ही नहीं देंगे। जबकि उसी प्लांट को आप अगर वेजिटेटिव फेज में फ्लावरिंग से पहले अपरूट करें तो आपको हेल्दी रूट नोड्यूल्स दिखाई देंगी। क्लियर, तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा एविडेंस और एग्जाम्पल है जिससे हम ये क्लियर कर पाते हैं कि प्लांट्स में सिंक जो है वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। क्लियर, अब स्टूडेंट्स इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। तो आप कह रहे हैं जो बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल फ्लो यहां होने वाला है, दिस बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल फ्लो इज अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर, अकर्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर। और ये प्रेशर के इन्फ्लुएंस में होता है, इसको जानने में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इससे पहले आप असेंट ऑफ सैप में भी ये पढ़ के आए, हमने पढ़ा था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की जो एक्टिविटी है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर और फोर्सेज ही परफॉर्म होती है। तो यहां देखो क्या होगा, जो सोर्स एरिया है, सोर्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करके सोर्स जो है वो शुगर सिंथेसाइज करेगा। ये सोर्स से शुगर जो है वो सिंक की तरफ ट्रांसफर होगी, और सिंक जो है वो आप जानते हैं स्टोरेज ऑर्गन है। तो हम रूट्स की तरफ जो बेसिक सिंक है उसकी तरफ इसके ट्रांसलोकेशन को स्टडी करेंगे। तो ये आप ध्यान रखें, हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एरिया टू, हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एरिया, आप कहेंगे हाई टर्गर प्रेशर एरिया, हाई टीपी टर्गर प्रेशर एरिया टू लो टर्गर प्रेशर एरिया, लो टीपी ये ट्रांसफर होगा। ये हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एरिया टू लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एरिया, लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एरिया में ट्रांसफर होगा। तो इसका मतलब एग्जैक्टली स्टूडेंट्स ये जो ट्रांसफर है दैट अकर्स अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होता है। और ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो ट्रांसफर है इसको आप कहते हैं पैसिव फ्लो। इसको क्या कहा जाता है, इट इज द
पैसिव फ्लो। क्लियर? एक इंटरेस्टिंग बात यह है, जो शुगर सब्सटेंस बनता है सोर्स पे, इस सोर्स से फ्लोएम कैविटी में ये लोड किया जाता है, क्योंकि फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेट होगा, और फ्लोएम कैविटी से ही आप ये कह सकते हैं वापस सिंक में खाली कर दिया जाएगा। तो फ्लोएम कैविटी से सिंक में आना अनलोडिंग है। क्लियर? और सोर्स से फ्लोएम कैविटी में डाला जाना स्टूडेंट्स लोडिंग है। कौन सा प्रोसेस है? लोडिंग प्रोसेस है। ठीक है? तो ये जो लोडिंग और अनलोडिंग प्रोसेस है, ये स्टूडेंट्स यहां एक्टिव प्रोसेस होती हैं। द लोडिंग एंड अनलोडिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन, ये ध्यान रखें आप, लोडिंग एट सोर्स, लोडिंग एट सोर्स and unloading at sink, unloading at sink, ये जो है वो क्या होती हैं? अनलोडिंग एट सिंक ये होती है एक्टिव प्रोसेस। ठीक है? जबकि जो फ्लो है, जो बल्क फ्लो और मास फ्लो है, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, वो स्टूडेंट्स होता है पैसिव। तो अब इसकी मैकेनिज्म पे मैं आ रहा हूं, ये आप नोट कर लें। अगला हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ द फूड ट्रांसलोकेशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन अब हम स्टडी कर रहे हैं, और इसमें जो मैकेनिज्म है फूड ट्रांसलोकेशन का, इसमें आप देखिए सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे मास फ्लो का जो प्रोसेस है वो कैसे परफॉर्म होता है, मास फ्लो या फिर प्रेशर फ्लो। तो देखो आपने ये कहा कि जो सोर्स है, इस सोर्स पर प्रेशर बनता है या प्रेशर जनरेट होता है, और ये जो हाई प्रेशर एरिया है सोर्स, इससे लो प्रेशर एरिया जो सिंक है, इस पर एग्जैक्टली फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन हो जाता है। ठीक है? अब इस हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। ये लीफ है, ये आप जानते हैं अंडरग्राउंड पार्ट, रूट्स हैं प्लांट की, और ये जो है वो कनेक्टिंग स्टेम है। तो यहां से देखिए आप, ये अंडरग्राउंड पोर्शन और पार्ट। ठीक है? तो अब देखो यहां जो लीव्स हैं, आप ये कह रहे हैं इन लीव्स में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है। हाइपोथेटिकली मैंने इसको कनेक्ट किया है, और स्टूडेंट्स जहां तक मैं समझता हूं हाइपोथेटिकली कनेक्ट हम करके इसको अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए मैंने ये किया है। आप जैसे साइंटिफिक लोगों के साथ बात डिस्कस करने का यही फायदा है कि हम हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हैं समझने के लिए। क्लियर? तो देखिए सोलर रेडिएशंस, फोटोन ये रिसीव करता है, फोटोन, और फोटोन रिसीव करने से आप ये कहेंगे ये बना देता है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स। तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और इसका एग्जैक्टली प्रोडक्ट जो है वो शुगर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज बनाया जाता है, लेकिन ट्रांसलोकेशन में जो आएगा शुगर, ये ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, ये फाइनली प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी का। बट यू कैन ऑब्टेन और ऑब्जर्व द सुक्रोज। ठीक है? तो ये स्टूडेंट्स देखिए यहां से डाउनवर्ड मोमेंट में आप सुक्रोज सॉल्यूशन को ट्रांसफर करवा रहे हैं, और ये जो सुक्रोज सॉल्यूशन है इसको मैं कह सकता हूं फ्लोएम सैप। क्लियर? दिस इज द सुक्रोज सॉल्यूशन एंड फाइनली दिस विल कॉल एज द फ्लोएम सैप। यहां से एक बात पहले से आपको क्लियर होनी चाहिए, वाटर और मिनरल्स जो एब्जॉर्ब करता है प्लांट, मैं ब्लू से इसको दिखा रहा हूं, साथ साथ प्लांट में ये देखिए जाइलम कैविटी से वाटर का कंडक्शन होता रहता है। तो ये जाइलम सैप और ये फ्लोएम सैप। ठीक है? इस तरीके से कंडक्शन है। जाइलम सैप का जो ट्रांसलोकेशन है वो आप जानते हैं अपवर्ड मूवमेंट है,
और फ्लोएम सैप का जो ट्रांसलोकेशन है वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इस टाइम डाउनवर्ड मूवमेंट है। क्लियर? अब देखिए क्या होगा इस प्लांट में, कुछ नियर बाई ग्रोइंग रीजन्स डेवलप होना शुरू हुए हैं, नियर बाय ग्रोइंग रीजन्स डेवलप हो रहे हैं, बर्ड्स बन रही हैं या स्मॉल लीव्स बन रही हैं। तो इनिशियली एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन, इनिशियली at the time of formation this food material also supplied to these organs। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहां से यहां सप्लाई दिखाई वैसे ही आप ये कह सकते हैं ये बाई डायरेक्शनल होने के साथ साथ मल्टी डायरेक्शनल हो गया। वैसे मल्टी डायरेक्शनल ही स्टूडेंट्स कहेंगे, ज़्यादा ठीक है इसके लिए ये इसलिए क्योंकि प्लांट में ये जो था सोर्स, इस सोर्स के आसपास ये न्यूली ग्रोइंग रीजन्स थे और न्यूली ग्रोइंग रीजन्स ऑब्वियस है बहुत सारे होंगे, न्यूली ग्रोइंग रीजन्स बहुत सारे होंगे। तो जितने न्यूली ग्रोइंग रीजन्स बनेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं न्यूली ग्रोइंग रीजन्स, तो ये जो न्यूली ग्रोइंग रीजन्स होंगे स्टूडेंट्स, इनको फूड मटेरियल की रिक्वायरमेंट है क्योंकि इनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट चल रहा है। तो इनका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू हो, उसको कंटिन्यू मेंटेन किया जा सके, इसके लिए न्यूली ग्रोइंग रीजन्स को सुगर ट्रांसलोकेट एग्जैक्टली किया जाता है। और जो सुगर ट्रांसलोकेट होता है तो ये ग्रो करते हैं, डेवलपमेंट इनका होता है और कुछ टाइम बाद ये भी सोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये कहेंगे हर एक सोर्स की टेंडेंसी है, स्टार लगा के स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, जो सोर्स है दैट सोर्स हैव द टेंडेंसी टू ट्रांसफर the food material, transfer food material to nearby growing region, nearby growing region। ठीक है स्टूडेंट्स, नियर बाई ग्रोइंग रीजन्स को जो सोर्स है वो फूड मटेरियल ट्रांसफर करता है, ये उसकी अपनी टेंडेंसी है। इसके अलावा जो प्लांट का सिंक है, पहले से जो स्टोरेज पार्ट है या स्टोरेज ऑर्गन है, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, रूट सिस्टम और रूट्स, इसकी तरफ फूड मटेरियल ट्रांसलोकेट हो ही रहा है। तो यहाँ सुक्रोज सॉल्यूशन जो है वो कौन से मोमेंट में आ रहा है? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। अब देखिए स्टूडेंट से ग्रिडल एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उस ग्रिडल एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे प्लांट का स्टेम जो है उस पर आप एक रिंग बना दें। रिंग बना दें इसका मतलब आपने आउटर फ्लोएम को या बार्क को रिमूव किया है। अब बार्क को या फ्लोएम को रिमूव करने पर आप उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने वाले या डाउनवर्ड फ्लो जो होने वाला था फ्लोएम सैप का, उसको इंटरप्ट कर दिया, उसको आपने रोक दिया। तो ग्रिडल एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप सिर्फ ये डायरेक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि रिंग जो है वो हम सिर्फ स्टेम पे बना सकते हैं और स्टेम में एरियल पार्ट और लीव से डाउनवर्ड आप ये कह सकते हैं रूट्स में या स्टोरेज सिंक जो था उसमें फूड मटेरियल ट्रांसफर होता है। मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहा हूं तो देखिए ये प्लांट का मीजोफिल सेल है, मैं कुछ बॉक्सेज के थ्रू इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मीजोफिल सेल के साथ साथ ये कॉम्पेनियन सेल फ्लोएम एलिमेंट होता है और कॉम्पेनियन सेल के साथ ये स्टूडेंट्स सीव ट्यूब एलिमेंट। अब आपको ये पता होना चाहिए ये कॉम्पेनियन सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्ट होते हैं एंड द फ्लोएम एलिमेंट इज ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। ये स्टूडेंट्स इस तरीके से प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्टिविटी शो करते हैं। तो देखो ये तो क्या है, मीजोफिल सेल, ये है कॉम्पेनियन सेल और ये है सीव ट्यूब। एसटी मैंने जो लिखा है वो सीव ट्यूब है, सीसी कॉम्पेनियन सेल है और ये लीफ है, लीफ का मीजोफिल सेल है जो एग्जैक्टली सोर्स होगा। इसके बाद देखिए इस तरीके से हमारे पास ये सीव ट्यूब एलिमेंट जो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और फाइनली स्टूडेंट्स इसी तरीके से कॉम्पेनियन सेल इसके साथ साथ एसोसिएट करती है, पूरे में नहीं बना रहा हूं मैं, सिर्फ हम बात कर रहे हैं यहाँ अंडरग्राउंड पार्ट
और स्टोरेज की। तो ये तो अंडरग्राउंड पार्ट और रूट सिस्टम था। रूट सिस्टम को आपने कहा ये बेसिकली स्टोरेज ऑर्गन है, और ये देखिए क्या है, सोर्स। अब प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। सोर्स सनलाइट रिसीव करता है, जैसा मैंने इधर लीफ को शो कर रखा है, और आप ये कहेंगे इसमें जो एक्टिविटी है होने वाली वो है फोटोसिंथेसिस हुई। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होने से यहां बना स्टूडेंट्स शुगर, एंड दिस शुगर विल ट्रांसफर टू द कॉम्पेनियन सेल्स। शुगर किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा? कॉम्पेनियन सेल्स को। कॉम्पेनियन सेल से ये शुगर जो है वो स्टूडेंट्स सीव ट्यूब में आएगा। क्लियर? तो अल्टीमेटली यहां सीव ट्यूब में शुगर कंटेंट का आना, या कॉम्पेनियन सेल और सीव ट्यूब दोनों में शुगर सेल का आना, आप कहेंगे स्टूडेंट्स इसको मैं कहूंगा फ्लोएम लोडिंग। ये क्या हुई? फ्लोएम एलिमेंट की लोडिंग हो गई है। फ्लोएम एलिमेंट में शुगर कंटेंट लोड हो गया है। शुगर एलिमेंट से फ्लोएम एलिमेंट जो है या फ्लोएम जो स्ट्रक्चर है वो एक तरीके से फिल हो गया है। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। अब ये लोडिंग प्रोसेस एक्टिव कैसे, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक फ्लो को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए इस सीव ट्यूब एलिमेंट से, सीव ट्यूब जो है इनके एंड आपको पता है स्टूडेंट्स परफोरेटेड होते हैं, और इन परफोरेटेड एंड्स के थ्रू ये जो शुगर सॉल्यूशन है जिसको सुक्रोज आप कह रहे हैं, ये सुक्रोज मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये सिंक की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए ये शुगर सब्सटेंस ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, और फाइनली आप कह सकते हैं कौन से सेल में आएगा? ये स्टूडेंट्स सिंक सेल है, जो बेसिकली रूट का सेल है। तो ये फ्लोएम सैप है जिसका डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन हो रहा है। ठीक है? अब देखो इस ट्रांसलोकेशन प्रोसेस या मैकेनिज्म को आप समझिए। एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट लिख के आपको दिया है कि जैसे ही मीजोफिल सेल्स में जो शुगर सब्सटेंस बना, ये शुगर सब्सटेंस मीजोफिल सेल से कॉम्पेनियन सेल्स को ट्रांसफर किया गया, और कॉम्पेनियन सेल्स से स्टूडेंट्स ये सीव ट्यूब को दे दिया गया। अब जैसे ही कॉम्पेनियन सेल और सीव ट्यूब में शुगर सब्सटेंस आता है तो यहां फ्लोएम एलिमेंट की लोडिंग हो जाती है, और ये जो फ्लोएम एलिमेंट है ये स्टूडेंट्स हाइपरटोनिक कंडीशन में आ जाता है। तो आप कहें कौन सा प्रोसेस हुआ? लोडिंग। लोडिंग होते ही फ्लोएम एलिमेंट कैसी कंडीशन में आया? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक कंडीशन हम क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं स्टूडेंट्स हाइपरटोनिक कंडीशन क्योंकि यहां सॉल्यूट कंसंट्रेशन एक्सट्रीमली बढ़ जाएगा। फ्लोएम एलिमेंट हाइपरटोनिक कंडीशन, और हाइपरटोनिक कंडीशन का मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहां सॉल्यूट का कंसंट्रेशन या एग्जैक्टली जो शुगर सब्सटेंस है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, उसका कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। अब शुगर सब्सटेंस का कंसंट्रेशन यहां जो हाई होगा ये एग्जैक्टली वाटर डिमांड करेगा। तो आप ध्यान रखें यहां नियर बाय जाइलम कैविटी वाटर का कंडक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में करवाती है। तो ये मैं कह सकता हूं ये जो ब्लू से मैंने एरो लगाए ये जाइलम सैप ट्रांसफर हो रहा है। जाइलम आप जानते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर और मिनरल्स को ट्रांसलोकेट करता है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स फ्लोएम की लोडिंग हुई, आपने कहा शुगर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन यहां बढ़ी, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ने से ये जो फ्लोएम एलिमेंट है ये हाइपरटोनिक कंडीशन में आ गया, और इस केस में अब ये वाटर की डिमांड करेगा। सो एग्जैक्टली सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल जो फ्लोएम एलिमेंट है, इस फ्लोएम एलिमेंट में स्टूडेंट्स वाटर की एंट्री हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? नियर बाई जाइलम जो है वो वाटर प्रोवाइड करेगा, बिकॉज यहां सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई है, और उसके साथ वाला एलिमेंट जो है अगर वो हाई कंटेंट ऑफ वाटर रखता है तो सिंपली वो वाटर यहां रिलीज कर देगा। जैसे ही इसमें वाटर की एंट्री हुई, क्या आप कह सकते हैं वाटर की एंट्री होते ही, यहां वाटर की एंट्री होते ही हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ? हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। या फिर स्टूडेंट्स मैं इसी को कह सकता हूं ये
हाई टर्गर प्रेशर यहां जनरेट हो गया। अब हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या टर्गर प्रेशर यहां जो जनरेट हुआ, उसके कारण हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एरिया टू लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एरिया, तो यहां मैं कह सकता हूं ये जो सिंक है आपके पास, लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एरिया, या फिर आप कह सकते हैं ये लो टर्गर प्रेशर का, इस तरफ लिख देता हूं फ्लोएम की तरफ, लो टर्गर प्रेशर या टीपी का एरिया है, लो टीपी एरिया। तो इसमें कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का ट्रांसफर हो रहा है, और ये जो सॉल्यूशन है वो सुक्रोज सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स यहां से यहां ये जो फ्लो है, यहां से यहां इस फ्लो की मैं बात कर रहा हूं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाई, ये देखिए कैसा फ्लो है, पैसिव फ्लो। पैसिव फ्लो क्यों रहा, तो आपने कहा द फ्लो फ्रॉम द हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एरिया टू लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एरिया, द फ्लो फ्रॉम हाई टर्गर प्रेशर एरिया टू लो टर्गर प्रेशर एरिया। तो इस तरीके से हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एरिया, हाई टर्गर प्रेशर एरिया से लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एरिया एंड लो टर्गर प्रेशर एरिया मटेरियल ट्रांसफर होता है। जो एनसीईआरटी ने आपको डायग्राम दे रखा है उसमें ऐसे ही टर्गर प्रेशर को मेंशन कर रखा है। ऑब्वियस है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ी, वाटर इसमें जैसे ही ऐड होगा तो यहां इसका टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, तो हाई टर्गर प्रेशर एरिया से लो टर्गर प्रेशर एरिया में कंटेंट ये फ्लो करने लग जाएगा। क्लियर। तो ये जो फ्लो है, ये जो मास फ्लो है, जो बल्क में यहां फ्लो है, वो कैसा प्रोसेस हुआ स्टूडेंट्स, पैसिव। क्लियर। अब इसके बाद देखिए, लोडिंग आपने यहां करवा दी थी, जैसे ही मटेरियल यहां आएगा तो यहां से इस सिंक सेल में जाना, इस सिंक सेल में मटेरियल का जाना स्टूडेंट्स अनलोडिंग है। मैं लिख रहा हूं क्या है, अनलोडिंग प्रोसेस है। और अनलोडिंग प्रोसेस जब होती है तब देखिए क्या होता है, इस पर्टिकुलर फ्लोएम एलिमेंट से, ये फ्लोएम एलिमेंट ही है, इसको हम कह सकते हैं सीव ट्यूब और इसको हम कह सकते हैं सीसी कॉम्पेनियन सेल। इस फ्लोएम एलिमेंट से वापस वाटर मॉलिक्यूल्स को जो है वो नियर बाई जाइलम को छोड़ दिया जाता है या दे दिया जाता है। तो यहाँ जाइलम पैरेनकाइमा की जो सेल्स हैं, जो बेसिकली रेडियल अरेंजमेंट्स में होती हैं, वो जाइलम पैरेनकाइमा की सेल्स इस वाटर को रिसीव कर लेती हैं। यहाँ वाटर ऐड किया गया, यहाँ से वाटर आप ये कह सकते हैं वापस रिलीज कर दिया गया। तो यहाँ से जब वाटर रिलीज कर दिया गया तो जो शुगर कंटेंट है, ये शुगर कंटेंट सिंक सेल में ट्रांसफर हुआ। अब देखिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूं। आप ये कहते हैं फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का, जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और ये ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड शुगर। ये ग्लूकोज जो है वो फोटोसिंथेसिस का क्या है, प्रोडक्ट। लेकिन ट्रांसफर किसका होता है, ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, बिकॉज सुक्रोज जो है वो स्टूडेंट्स क्या है, ये है नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म, नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म है। ठीक है। अब जो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म है ये ट्रांसलोकेट होती है, और फाइनली स्टोरेज की अगर आप बात करें तो स्टोरेज होता है स्टार्च का। स्टार्च, ये आप कहेंगे क्या है, पॉलीसैकेराइड। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड शुगर, सुक्रोज आपने कहा ये नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म है, ट्रांसफर होती है, और ये जो है वो है डाई सैकेराइड। क्लियर। और स्टूडेंट्स जो स्टोरेज स्टार्च का होता है, इसको आप कह सकते हैं ये है पॉलीसैकेराइड। क्लियर। इस तरीके से स्टोरेज में ये आ जाती है। अब लोडिंग और अनलोडिंग प्रोसेस की हम बात और करेंगे। लोडिंग और अनलोडिंग प्रोसेस एक्टिव है। व्हाई द लोडिंग एंड अनलोडिंग प्रोसेस आर एक्टिव। ये डायग्राम आप मेंशन करें। डायग्राम जो है वो मैंने यहां दोनों बनाए हैं, डायग्राम या फिगर, मास फ्लो इन फ्लोएम एलिमेंट या फिर फूड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, नोट करें। हाँ जी स्टूडेंट्स,
तो देखिए लॉर्डिंग और अनलॉर्डिंग प्रोसेस हम कह रहे हैं एक्टिव है। लॉर्डिंग ऑफ सुक्रोज एट सोर्स, या फिर आप कह सकते हैं लॉर्डिंग ऑफ सुक्रोज इन फ्लोएम एट सोर्स। तो देखिए एक्टिव प्रोसेस ये कहा गया, एक्टिव प्रोसेस। ये एक्टिव प्रोसेस क्यों है? तो स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं कि जहां जो मीजोफिल सेल्स में शुगर सब्सटेंस बन रहा है, पर्टिकुलर मीजोफिल सेल के कंपैरेटिवली शुगर सब्सटेंस जो है वो आप ये कहेंगे कॉम्पेनियन सेल और जो सीव ट्यूब सेल है, मतलब जो फ्लोएम एलिमेंट है उसमें ज्यादा होगा। आप ये कह रहे हैं कि जो फ्लोएम एलिमेंट है उस फ्लोएम एलिमेंट में हाइपरटोनिक कंडीशन बन जाएगी, जबकि यहां हाइपरटोनिक कंडीशन नहीं होती है। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर फ्लोएम एलिमेंट में मीजोफिल सेल से जो कनेक्ट कर रहा है वहां जब लोडिंग होती है तो आप ये कहेंगे वहां जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोएम एलिमेंट, शुगर का जो कंसंट्रेशन है फ्लोएम एलिमेंट का, वो आप ये कहते हैं हाई होता है। और देखें अगर आप तो इनिशियली आप जानते हैं वाटर कंटेंट भी यहाँ प्रेजेंट नहीं होता, तो ये इस कंडीशन में फ्लोएम का जो लोडिंग प्रोसेस है वो हाई हो जाता है। अनलोडिंग प्रोसेस को अगर आप देखें तो अनलोडिंग में देखिए क्या है, अनलोडिंग प्रोसेस में आप ये कहेंगे जो शुगर है दैट शुगर रिलीज टू द सिंक, शुगर को सिंक को रिलीज कर दिया जाता है, रिलीज टू सिंक। अब जब ये सिंक में रिलीज की जा रही है शुगर, और वाटर आप जानते हैं वापस फ्लोएम एलिमेंट से जाइलम एलिमेंट में आ जाता है, तो इस केस में जो सिंक है ये सिंक स्टोरेज ऑर्गन होता है, या सिंक आप कह सकते हैं स्टोरेज सेल्स हैं, ये स्टोरेज की सेल्स हैं, इनमें पहले से शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ से जो अनलोडिंग प्रोसेस है उसमें भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ शुगर का मूवमेंट है, इसलिए आप ये कहेंगे स्टूडेंट्स ये भी कैसा प्रोसेस है, एक्टिव। तो लॉडिंग और अनलॉडिंग प्रोसेस जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ एक्टिवली परफॉर्म करवाई जाती हैं। लॉडिंग एंड अनलॉडिंग प्रोसेस आर द एक्टिव, ठीक है। अब यहाँ एक ग्रिडल एक्सपेरिमेंट आपको दे रखा है, एनसीईआरटी में लास्ट में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उनमें ग्रिडल एक्सपेरिमेंट एक मेंशन किया गया है। वैसे स्टूडेंट्स ग्रिडल एक्सपेरिमेंट को दो अलग अलग पार्ट्स में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फ्लोएम के केस में अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए ये स्टेम है और इस स्टेम का एक कोई पर्टिकुलर पार्ट आपने रिमूव कर दिया, ये पर्टिकुलर पार्ट आपने रिमूव कर दिया, और ये पर्टिकुलर पार्ट आपने रिमूव किया फ्लोएम का, इस पर आप ये कह सकते हैं आपने एक रिंग बना दी। तो इस केस में देखिए क्या होगा, जो एरियल पार्ट्स हैं या अपर एरियल पार्ट्स हैं वहां से जो फूड का ट्रांसलोकेशन हो रहा था, कंडक्शन हो रहा था, वो वहां यहाँ आके ब्लॉक हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पार्ट पर आप ये कह सकते हैं क्या आनी चाहिए, स्वेलिंग। इस पर्टिकुलर पार्ट पर स्वेलिंग आनी चाहिए और जो फूड का ट्रांसलोकेशन है वो यहाँ इंटरप्ट हो जाना चाहिए। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रिडल एक्सपेरिमेंट किया गया और ग्रिडल एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया, फ्लोएम या बार्क को रिमूव कर दिया और स्टेम पर एक रिंग क्रिएट कर दी, देयर इज द रिमूवल ऑफ द बार्क। ग्रिडल एक्सपेरिमेंट में आपसे डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट्स, और इसमें कंडीशन आपके पास क्या है, फर्स्ट ए कंडीशन हम लिख रहे हैं रिमूवल ऑफ बार्क और फ्लोएम। बार्क को रिमूव किए जाने का मतलब फ्लोएम का रिमूवल ही है। अब ये जो फ्लोएम का रिमूवल है इससे यहाँ क्या होगा, जो डाउनवर्ड मोमेंट में फूड सब्सटेंसेज आ रहे थे ये फूड सब्सटेंसेज यहाँ इंटरप्ट हो जाएंगे, इनका ट्रांसलोकेशन यहाँ इंटरप्ट हो जाएगा और डाउनवर्ड मोमेंट में ये नहीं आ पाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इफ देयर इज द रिमूवल ऑफ द फ्लोएम और ए रिंग इज क्रिएटेड ऑन द स्टेम, दैट इज द ग्रिडल एक्सपेरिमेंट, विच वन विल डाई फर्स्ट, रूट्स, और आपसे पूछा जाए स्टेम या फिर स्टेम के साथ कह सकते हैं और सूट सिस्टम, और सूट विल डाई फर्स्ट, कौन सा इनमें से पहले डेड हो जाएगा, ये क्वेश्चन बनता है। तो विच वन विल डाई फर्स्ट, आप कहेंगे रूट्स विल डाई फर्स्ट। क्यों? क्योंकि देखिए अब रूट्स को जो फूड सप्लाई है ये फूड सप्लाई इंटरप्ट हो गई है, रूट्स को फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन नहीं हो पा रहा है। सो रूट्स स्टूडेंट सबसे पहले डाई होंगी, या विच वन ऑर्गन आपसे पूछा जाए विल मोस्ट अफेक्टेड, तो आपका आंसर होना चाहिए रूट्स,
बिकॉज जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फूड मटेरियल आ रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने वाला ये फूड मटेरियल अब ग्रेडल एक्सपेरिमेंट या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट के कारण क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया है। ठीक है, इसके अलावा एक बी कंडीशन और डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ग्रेडल एक्सपेरिमेंट है ये फ्लोएम के डायरेक्शन के लिए जाइलम के डायरेक्शन के लिए पता किया जाता है। फ्लोएम आपने पढ़ लिया है, तो देखिए क्या किया जाएगा, जैसे ये बीच में से आप ये कह सकते हैं एक रिंग बना दी, रिमूवल ऑफ जाइलम, ये बी कंडीशन आपके पास है। ए कंडीशन आपने कहा रिमूवल ऑफ द फ्लोएम। अब जाइलम का रिमूवल अगर आपने कर दिया तो इस केस में क्या होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो सब्सटेंस ट्रांसफर हो रहे थे, अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में सब्सटेंस ट्रांसफर नहीं होंगे, मतलब रिमूवल ऑफ जाइलम करने से स्टूडेंट्स असेंट ऑफ सैप रुक जाएगा। असेंट ऑफ सैप ये आप कह सकते हैं क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। असेंट ऑफ सैप यहाँ नहीं होगा, और असेंट ऑफ सैप नहीं होने का मतलब सबसे पहले कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा, तो अब आपका आंसर होना चाहिए एरियल पार्ट्स और सूट सिस्टम विल बी मोस्ट अफेक्टेड इन दिस कंडीशन, while in this condition the most affected part will be the roots। क्लियर, तो ये ग्रेडल एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, वैसे इसकी यूटिलिटी अगर यूज देखा जाए तो ग्रेडल एक्सपेरिमेंट जो है वो जाइलम और फ्लोएम के डायरेक्शंस भी शो करता है। आप कहेंगे जाइलम ट्रांसलोकेशन अपवर्ड मोमेंट में होता है, और ये फ्लोएम ट्रांसलोकेशन यहाँ डाउनवर्ड मोमेंट में होता है। इनकी जो डायरेक्शंस हैं, ये डायरेक्शंस भी आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स कहाँ से शो हो जाती हैं या कहाँ से आप पता लगा सकते हैं, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्रेडल एक्सपेरिमेंट से इसको रिंगिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो ग्रेडल एक्सपेरिमेंट के साथ आप ध्यान रखें, कई बार वर्ड लिख के दे दिया जाता है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। क्लियर, तो ये स्टूडेंट्स फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ। अब कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, ब्लीडिंग और गटेशन में डिस्कस करूंगा, जो रूट प्रेशर का इन्फ्लुएंस है, और इसके अलावा जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, उन मिनरल न्यूट्रिएंट्स का ट्रैक जो है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी के हैं जो कई बार हमारे काम आते हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा, और उसके साथ ही आपका ये माइनर कंप्लीट है। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं गटेशन। ठीक है, गटेशन आप ये कह सकते हैं क्या है, इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम मार्जिन्स ऑफ लीव्स, मार्जिन्स ऑफ लीव्स, या स्टूडेंट्स मार्जिन्स ऑफ लीव्स के साथ आप कह सकते हैं अनइंजर्ड पार्ट ऑफ द लीव्स और एरियल पार्ट्स। मार्जिन ऑफ लीव्स के साथ साथ आप कहेंगे अनइंजर्ड पार्ट्स, जहां किसी टाइप की कोई इंजरी नहीं है। जो अनइंजर्ड पार्ट्स हैं, उन अनइंजर्ड पार्ट्स से भी यहां लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। और ये आप ध्यान रखें, यहां जो लॉस ऑफ वाटर होता है, जैसे हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि देखिए रूट प्रेशर के इन्फ्लुएंस में ये परफॉर्म करवाया जाता है, और यहां वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर आता है। वाटर ड्रॉपलेट्स at the time of early morning, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं इट इज कॉमन इन ग्रासेज, कॉमन इन ग्रासेज, कॉमन इन ग्रासेज एंड सम हर्ब्स, कुछ हर्बेशियस प्लांट्स में और ग्रासेज में ये कॉमन है। फिर आप कहेंगे अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ रूट प्रेशर, रूट प्रेशर। देखो अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहां मैं लिखने जा रहा हूं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स यहां आती हैं, दिस वाटर ड्रॉपलेट्स और दीज वाटर ड्रॉपलेट्स आर विल कॉल एज द गटेड वाटर, गटेड वाटर। और जो गटेड वाटर है ये आप ध्यान रखें इम्प्योर होता है, ठीक है, प्योर नहीं होगा। जबकि ट्रांसपीरेशन में रिलीज वाटर जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में आता है, तो ऑब्वियस है वो प्योर होता है। गटेड वाटर इम्प्योर होता है। इम्प्योर इसलिए होता है, सम इनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जो हैं इसमें डिजॉल्व्ड कंडीशन में स्टूडेंट्स रहते हैं। सो गटेड वाटर जो है वो क्या होता है, इम्प्योर। इसके अलावा जो गटेड वाटर है, गटेशन का जो प्रोसेस है वो हाइडेथोड्स के थ्रू होता है। तो जैसे लीव्स का अगर आपको एक स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से आप ये कह पाएंगे, ये एपिडर्मल एरिया है, सरफेस एरिया, और यहाँ लूज पैकिंग में कुछ पैरेन्काइमेटा सेल्स होती हैं, और इसके साथ ही आप ये कहेंगे ये जो है वो हाइडेथोड्स होते हैं। हाइडेथोड्स को स्टूडेंट्स कहा जाता है वाटर स्टोमेटा। ये नेचुरल ओपनिंग होती हैं, वाटर स्टोमेटा और हाइडेथोड्स, ठीक है। तो जो पोर होता है एग्जैक्टली पोर के फॉर्म में दिखा सकते हो आप, इसको सीधा पोर ही दिखा दो जिससे कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे। ठीक है, ये जो पोर है ये हाइडेथोड है, और यहां इसके नीचे एपिथेम टिश्यूज होते हैं, एपिथेम सेल्स और एपिथेम टिश्यूज। ठीक है, तो जैसे लीव्स जो हैं, इन लीव्स की जो वेन्स हैं, फाइन वेन एंडिंग्स हैं, वेन एंडिंग, इनसे भी स्टूडेंट्स जो एक्जुडेट्स बाहर आते हैं ये एग्जैक्टली रूट प्रेशर के इन्फ्लुएंस में ही आते हैं, रूट प्रेशर के कारण ही आते हैं या रूट प्रेशर के इन्फ्लुएंस में ही आते हैं। इसी प्रोसेस को आप कहते हैं ब्लीडिंग। तो जो ब्लीडिंग प्रोसेस है, ये ब्लीडिंग प्रोसेस भी आप ये कह सकते हैं किसके इन्फ्लुएंस में हो रही है, रूट प्रेशर के इन्फ्लुएंस में हो रही है, लेकिन अनइंजर्ड के बजाय वहां हम लिख देंगे क्या है, इंजर्ड पार्ट। ये आप कह सकते हैं फास्ट फ्लो ऑफ एक्जुडेट्स फ्रॉम इंजर्ड पार्ट्स, फ्रॉम इंजर्ड पार्ट्स। इन इंजर्ड पार्ट्स के थ्रू स्टूडेंट्स फास्ट फ्लो होता है। जैसे कहीं भी आपने कट लगा दिया, ये प्लांट का स्टेम था, यहाँ आपने कट लगा दिया, तो ये जो कट यहाँ लगा है, यहाँ से जो एक्जुडेट्स या लिक्विड एक्जुडेट्स आएंगे, ये एग्जैक्टली किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ब्लीडिंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। सो ब्लीडिंग एंड गटेशन बोथ अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रूट प्रेशर, दोनों ही रूट प्रेशर के इन्फ्लुएंस में होते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स कंप्लीट है। अब इसके बाद आपको इसके लिए दो तीन बातें और क्लियर कर लेनी चाहिए। वैसे देखो, ये जो है वो स्पेसिफिकली आप कहेंगे जो मॉर्निंग टाइम है, या फिर आप कह सकते हैं लेट इवनिंग, लेट नाइट टाइम में होता है, तो गटेशन रूट प्रेशर के इन्फ्लुएंस में होता है। तो ये तभी होगा जब ट्रांसपीरेशन, मोस्टली ट्रांसपीरेशन बिल्कुल नहीं होगा, तब होगा मोस्टली अकर्स। एक लाइट इंटरप्शन है स्टूडेंट, शॉर्ट लाइट इंटरप्शन, आई होप। हाँ जी, क्लियर। तो देखिए, मोस्टली अकर्स एट द टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग, और जब ये होता है तभी आप जानते हैं रूट प्रेशर जो है वो रूट प्रेशर उस टाइम क्या होगा, हाई, क्योंकि ट्रांसपीरेशन उस टाइम क्या होता है, लो। ठीक है, तो ये आपके पास गटेशन और ब्लीडिंग है। इस बार नीट एग्जाम में, जैसे मैं क्वेश्चन पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं, नीट 2020 में ब्लीडिंग से, सॉरी गटेशन से क्वेश्चन आया है, जो किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है, रूट प्रेशर के इन्फ्लुएंस में। क्लियर। हाँ जी स्टूडेंट्स, अपटेक एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट हमें थोड़ा सा डिस्कस करना था। देखिए, अपटेक आप डिस्कस कर चुके हैं, एनसीईआरटी का कुछ मैटर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अपटेक आपने पढ़ लिया था, रूट हेयर्स के थ्रू एक्टिव अपटेक मिनरल्स का होता है। ठीक है, तो मिनरल्स अपटेक अगर आपसे पूछा जाए तो सीधा आंसर आपके पास एक्टिव है। एक कंडीशन है अलोंग विद वाटर
आप कहेंगे सम मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं अलॉन्ग विद वाटर, सम मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाना चाहिए पैसिव। प्रोसेस एक्टिव क्यों होती है? तो आपने ये पढ़ा था कि सॉइल जो एग्जैक्टली रिजर्वोयर है, उस सॉइल में डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो पड़े हैं, मोस्ट ऑफ आयंस फॉर्म में है और आयन एलिमेंट जो है वो चार्ज्ड हैं, इसलिए उनको वहां से अपटेक किया जाता है एक्टिवली। और इसके अलावा रूट हेयर सेल्स का जो कंसंट्रेशन है वो सॉइल सॉल्यूशन के कंपैरेटिवली हाई है, इसलिए वो एक्टिव प्रोसेस में होता है। अब इसके बाद में ये जो एब्जॉर्ब्ड है, ये एब्जॉर्ब्ड आयंस और न्यूट्रिएंट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट में जाते हैं। तो देखिए पेज नंबर 189 पे स्टूडेंट्स लास्ट पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं, इसमें कह रहा है आयंस आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव अपटेक और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो आप ये कह सकते हैं आयंस एब्जॉर्ब किए जाते हैं मेनली किसके थ्रू? एक्टिव अपटेक या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। और पैसिव दूसरी कंडीशन मैंने स्टूडेंट्स यहां लिख ली है, अलॉन्ग विद वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ सम मिनरल्स। तो आप कंडीशन नोट कर लें, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम मिनरल्स, ये कुछ मिनरल सब्सटेंसेज की एब्जॉर्प्शन अलॉन्ग विद वाटर जो है वो पैसिव होती है। ठीक है, तो ये पैसिव हुआ। फिर कह रहा है स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ द रूट हेयर सेल्स एक्टिवली पंप आयंस फ्रॉम द सॉइल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल सेल। लाइक ऑल सेल्स, द एंडोडर्मल cells have many transport proteins embedded in their plasma membrane. They let some solute cross the membrane but not others. तो आप ये कह सकते हैं जैसे ये रूट हेयर है और ये रूट हेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ऑब्वियस है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस पर स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप के प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स की प्रेजेंस है, प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स की प्रेजेंस है। और ये जो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है रूट हेयर की, जो एपिडर्मल सेल्स की बात यहाँ कर रहा है। ऑब्वियस है रूट हेयर जो है वो एपिडर्मल आउटग्रोथ ही होता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप जानते हैं स्टूडेंट्स क्या होती है, सेलेक्टिव नेचर की होती है। अब एक्टिव अपटेक की अगर बात की जाए तो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो कौन से यहाँ प्रेजेंट होंगे? कैरियर, और आप ये कह सकते हैं साथ में जो आयन पंप्स ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स आर द कंट्रोल पॉइंट वेयर ए प्लांट एडजस्ट द क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ सॉल्यूट्स दैट रीच टू द जाइलम। तो ये जो एपिडर्मल सेल, जो रूट हेयर सेल का रूट हेयर सेल है, एपिडर्मल सेल है, इसके जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं या प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स हैं, ऑब्वियस है स्टूडेंट्स ये प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो टाइप ऑफ सॉल्यूट, किस टाइप का सॉल्यूट इस सेल में एंटर करेगा, टाइप ऑफ सॉल्यूट, और उसके साथ साथ आप कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, यही डिटरमाइन करेंगे। टाइप ऑफ सॉल्यूट एंड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एडजस्टेड बाय द कैरियर प्रोटीन्स जो यहां प्रेजेंट है इस मेम्ब्रेन पर, इस सेल में अंदर कितना एंटर करे। तो इनको आप ये कह सकते हैं, इनको एनसीईआरटी यहां लिख रही है, ये है कंट्रोल पॉइंट। इनको एनसीईआरटी में आपको लिख के दिया है स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स हैं ये प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स कंट्रोल पॉइंट कहे गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये कह रहा है नॉट दैट द रूट एंडोडर्मिस बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ सुबेरिन हैज द एबिलिटी एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयंस इन द वन डायरेक्शन ओनली। तो अब यहां से आपने ये पढ़ रखा है कि ये रूट हेयर सेल है, देखिए रूट हेयर सेल से कॉर्टिकल रीजन की सेल्स को मिनरल आयंस ट्रांसफर हुए, और उसके बाद आपने कहा ये जो पासेज सेल है इस पासेज सेल को ट्रांसफर हुए, और पासेज सेल से आपने पढ़ा ये जाइलम कैविटी में चले गए, ये कॉर्टिकल रीजन था और ये एपिडर्मल सेल रूट हेयर था। तो आप इसके बाद ये कह रहे हैं कि यहां जो है वो सुबेरिनाइज्ड लेयर है, और सुबेरिनाइज्ड लेयर होने के कारण ये जो मिनरल्स हैं इनकी एंट्री स्टूडेंट सिर्फ पासेज सेल्स में ही होती है। तो पासेज सेल्स में इनकी एंट्री होने के कारण ये कह रहा है दे मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, देयर इज वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 190 पे आ जाते हैं, ट्रांसलोकेशन की बात कर रहे हैं। आफ्टर द आयंस हैव रीच्ड जाइलम थ्रू द एक्टिव और पैसिव अपटेक और ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। वो कह रहा है इस जाइलम कैविटी तक मिनरल न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए हैं, ये एक्टिव प्रोसेस के थ्रू आए या फिर पैसिव प्रोसेस के थ्रू आए, जो है ये जैसे भी यहाँ ट्रांसफर हुए फाइनली जाइलम कैविटी तक आ गए। देयर फर्दर ट्रांसपोर्ट अप टू द स्टेम टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज थ्रू द ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम। ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम के थ्रू कैसे ये कह रहा है, तो आप ये जानते हैं जो असेंट ऑफ सेप का प्रोसेस है, उस असेंट ऑफ सेप के प्रोसेस के थ्रू आप कहते हैं वाटर और मिनरल्स ट्रांसलोकेट होते हैं। और इसमें देखिए यहाँ जो ट्रांसपीरेशन पुल बनता है, ये ट्रांसपीरेशन पुल रिस्पॉन्सिबल है
वाटर के लॉस के लिए, वाटर के कंडक्शन के लिए मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, और उसी के साथ आप कहेंगे स्टूडेंट्स मिनरल्स का ट्रांसफर हो जाएगा। द चीफ सिंक फॉर द मिनरल एलिमेंट्स आर द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट के ग्रोइंग रीजन्स हैं वो मिनरल्स के लिए चीफ सिंक हैं, क्योंकि उनकी वहाँ जरूरत है, वहाँ रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। ये कह रहा है द चीफ सिंक्स फॉर द मिनरल एलिमेंट्स आर द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट सच एज द एपिकल एंड लैटेरल मेरिस्टेम। जो एपिकल और लैटेरल मेरिस्टेम है प्लांट के, उनमें मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए। एपिकल एंड लैटेरल मेरिस्टेम, ये मेरिस्टेम्स न्यूली ग्रोइंग रीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑब्वियस है न्यूली ग्रोइंग रीजन्स अगर होंगे तो यहाँ से इनको रिक्वायरमेंट होगी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूली ग्रोइंग रीजन्स, और इनको मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स किसकी होगी? न्यूट्रिएंट्स की। Young leaves, developing flowers, fruit, seed and the storage organs. Unloading of the mineral ions occur at the fine ending through diffusion and active uptake by these cells. मैंने अभी आपको कहा था जब मैं ब्लीडिंग और गटेशन की बात कर रहा था, तो जैसे देखो ये लीव्स हैं, और ये लीव्स में जो मिड रिब है और वेंस और वेनलेट्स हैं, इनकी जो फाइन एंडिंग है, यहाँ स्टूडेंट्स ये मिनरल और न्यूट्रिएंट्स रिलीज कर दिए जाते हैं। और इसके बाद यहाँ जो मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट हैं, वो मीजोफिल सेल्स आप ये कह सकते हैं इनका जो अपटेक करती हैं, इन फाइन वेंडिंग पे जब ये रिलीज कर दिए जाते हैं तो इनका अपटेक जो किया जाता है वो कैसा किया जाता है? एक्टिव। क्लियर? फिर कह रहा है मिनरल आयंस आर फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज्ड पर्टिकुलरली फ्रॉम द older senescent part. Older dying leaves export much of their mineral content to younger leaves. Similarly, before leaf fall in deciduous plants, minerals are removed to other parts. Elements most readily mobilized are phosphorus, sulfur, nitrogen and potassium. Some elements that are structural component like calcium are not remobilized. तो देखिए यहाँ स्टूडेंट्स क्या कहना चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये प्लांट का लीफ है, ये सेनेसेंट फेज में जाता है, सेनेसेंट फेज में जाएगा और उसके बाद में यहाँ से डिटैच हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर में ही मैं आपसे ये डिस्कस कर चुका हूँ वैसे। तो ये जब सेनेसेंट फेज में जाएगा तो यहाँ से मिनरल न्यूट्रिएंट्स को विड्रॉ करवा लिया जाता है। ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स विड्रॉ करवाए जाते हैं वो मोबिलाइज होते हैं या मोबिलिटी शो करने वाले होते हैं, जिनका रीमोबिलाइजेशन करवाया जा सकता है। लेकिन आप ध्यान रखें जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं, इन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को मोबिलिटी में नहीं लाया जा सकता। ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स नॉन मोबाइल स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको एग्जांपल लिख के दिया है कैल्शियम। उसके अलावा आपको कह रहा है कि जैसे नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, ये सब फॉस्फोरस जो है, इनको आप मोबिलाइजेशन में ला सकते हैं। तो जो ऑल्डर और सेनेसेंट पार्ट है वहां से ये वापस विड्रॉ करवा लिए जाते हैं, और इनका ये जो विड्रॉल है वो नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स का बेसिकली है, जबकि स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो हैं उनका विड्रॉल नहीं हो पाता है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स दिया है एन एनालिसिस ऑफ द जाइलम एक्सुडेट्स शो दैट दो सम ऑफ द नाइट्रोजन ट्रेवल्स एज इनऑर्गेनिक आयंस सच मच ऑफ इट्स कैरिड इन द ऑर्गेनिक फॉर्म एज अमाइनो एसिड्स एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। तो नाइट्रोजन जो है वो आप ये कह सकते हैं बेसिकली सॉइल से एब्जॉर्ब करी जाती है, एंड मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन दैट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल इज अकर्स इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ये एब्जॉर्ब करी जाती है। और उसके अलावा वो कह रहा है कि प्लांट्स में जो है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के फॉर्म में ज़्यादा अमाउंट नाइट्रोजन का मिलता है जो ऑर्गेनिक अमाउंट है। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर आर कैरिड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरीके से वो कह रहा है फॉस्फोरस और सल्फर का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में मैटर है वो काफ़ी कम मिलता है। तो जो फॉस्फोरस है वो फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट्स के फॉर्म में सॉइल से ही बेसिकली एब्जॉर्ब किया जाता है। In addition, small amount of exchange of material does takes place between the xylem and phloem. Hence, it is not, then we can clearly make a distinction and say categorically that xylem transport only inorganic nutrients while phloem transport only organic material as was traditionally believed. तो ये कह रहा है it is not that we can clearly make a distinction. तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि देखो आपने ये कहा सेनेसेंट लीव से मिनरल न्यूट्रिएंट्स विड्रॉ करवा लिए जाते हैं, जाइलम सैप के थ्रू मिनरल न्यूट्रिएंट्स को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाया जाता है। ये जाइलम सैप के थ्रू ले जाया गया और फ्लोएम सैप के साथ वो विड्रॉ करवाए गए। तो इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेज, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, उनका कंडक्शन होता है, उनका ट्रांसफर होता है। तो हम क्लियर कट कोई डिस्टिंक्ट जो है वो आप कह सकते हैं कंक्लूजन नहीं स्टैब्लिश कर सकते कि यहाँ जाइलम जो है उसके थ्रू सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और वाटर ही ट्रांसफर होता है और फ्लोएम के थ्रू सिर्फ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ही ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए मैंने पहले जो आपसे डिस्कस किया था जाइलम और फ्लोएम के थ्रू कौन से सब्सटेंसेस मूव करने चाहिए, तो उसमें आपने बात की थी ऑल 4 टाइप ऑफ सब्सटेंसेस लाइक वाटर,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स और जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, और इसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑल 4 टाइप ऑफ सब्सटेंसेज कैन ट्रांसलोकेट और ट्रांसपोर्ट थ्रू द जाइलम एंड फ्लोएम बोथ। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये कुछ स्टेटमेंट्स थे जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स के अपटेक और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं, एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं, इंपॉर्टेंट थे, कई क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो हमने थॉरली फर्स्ट टू लास्ट सारी एनसीईआरटी को एक्सप्लेन भी किया है, हर एक प्रोसेस को हमने डिटेल में पढ़ा है, जितना कंसेप्चुअल और लॉजिकल डिस्कशन हम कर सकते थे उतना हमने किया भी है। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। सो एंजॉय द फिजियोलॉजी। थैंक यू।